तो इधर मद्रास हाई कोर्ट ने लगाई है फटकार कि ईडी कोई सुपर कॉप नहीं, मनमाने ढंग से कार्रवाई न करे। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि ईडी का काम जो है मनी लॉन्ड्रिंग के तहत आने वाले अपराधों की जांच करना है, जहां पे गलत तरीके से धन कमाया। क्या है मामला, चलते हैं जरा समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ जेपी साहब हैं, लगातार आप सुन रहे हैं अम्बेडकर नामा पर। जेपी सिंह साहब से समझने की कोशिश करते हैं कि ये कौन सा केस है, क्या मामला है जो ईडी को फिर लगी है फटकार। स्वागत है सर। जी। देखिए सर, पिछले 2 साल के दौरान, कम से कम 2 ढाई साल के दौरान, सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के बहुत से मनमाने कार्यों पर अपने आदेशों से अंकुश लगा दिया है। जैसे कि पहले ईडी चाहे जिसको गिरफ्तार कर लेती थी, अब यह है कि अगर आप किसी को गिरफ्तार करते हैं तो वहां पीएमएलए के तहत अधिसूचित अपराध होना चाहिए और ये आपको लिख के देना पड़ेगा कि आप जो है वो किस आधार पर अगले को गिरफ्तार कर रहे हैं। यहाँ तक कि पीएमएलए के इस दृष्टांत को बहुत से क्रिमिनल मामलों में भी अब अनुपालन किया जा रहा है। कोर्ट कह रही है कि आप लिख के दीजिए कि किस आधार पर आप गिरफ्तार कर रहे हैं। आप किसी को भी ले जाके बैठा दीजिए थाने में संदेह के आधार पर, या फिर बैठा के धन उगाही करिए। ये सब बहुत गलत बात है, ये सब नहीं चले। तो इन्होंने इनके काफी अधिकारों को जो है कर्टेल कर दिया है, जो पहले मनमाने ढंग से चल रहे थे। नतीजा है कि कई जगह इन्होंने मुंह की खाई है। ईडी ने यहां तक कह दिया है कि आप अगर किसी परिसर में जाते हैं छापा मारने और वहां जिनके यहाँ छापा मारने जा रहे हैं वो नहीं मिल रहे हैं, तो आप वहां जो है उसको सील नहीं कर सकते उस परिसर को। पहले जाते थे, अगर नहीं मिले तो सील कर देते थे। तो ये इस पर भी इनके अंकुश लग गया है। इसी तरह उन्होंने कहा कि जो पीएमएलए के तहत अधिसूचित प्रिस्क्राइब्ड जो है वो है अपराध है, केवल आप उसी मामले में कार्रवाई कर सकते हैं। आप कोई सुपर कॉप नहीं कि जहां भी आपने सुना आप जो है पंख उड़ाते हुए सुपर जो है वो उसकी तरह जो है क्या कहते हैं ईगल की तरह पहुंच गए, जो है क्या कहते हैं कि हम हैं। ऐसा नहीं है। आप जो भी मामला जो है मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत आता है अपराध, उसी की जांच कर सकते हैं जहां अपराध से गलत तरीके से धन कमाया गया है। जब कोई आपराधिक गतिविधि नहीं होती जो पीएमएलए के दायरे में आए, उस गतिविधि से अपराध की कमाई ना हो, तो ईडी का अधिकार क्षेत्र शुरू ही नहीं होता। जबकि पहले ऐसा नहीं था। ईडी जहां मन करे, नतीजा क्या था, 3 3 जांच शुरू हो जाती थी। पुलिस की जांच अलग, ईडी की जांच अलग, सीबीआई की जांच अलग, और जरूरत पड़ने पर उसमें इनकम टैक्स वालों को भी भेज दिया जाता था। कभी एनआईए चली जाती थी, कभी इनकम टैक्स वाले चले जाते थे, कभी जो है वो आपके अपराध में वो दारू वाले चले जाते थे, माने आपके ड्रग्स वाले चले जाते थे। तो ये सब पर कर्टेल करने के लिए कि जो भी हो वो क्या कहते हैं मतलब नियम कानून के तहत हो, ये नहीं हो कि मतलब आपको मौका मिला और आप जिसको चाहे उसको दबोच लें। और इनके सबसे बड़े उदाहरण 2 पॉलिटिकल लोग हैं जिनका इन्होंने सील किया था और जिसको जो है ट्रिब्यूनल ने जो है वो क्या कहते हैं सील को जो है खोल दिया। उसमें पी चिदम्बरम का जोरबाग का बंगला था जिसको इन्होंने सील किया था। दिल्ली में जोरबाग इलाका पॉशेस्ट लोकेलिटी है। अगर और इलाके में 1 करोड़ का मकान मिलता है तो वही मकान जो है जोरबाग में 10 करोड़ 20 करोड़ का मिलता है। दिल्ली में ही कई दिल्ली है। इसी तरह मीसा भारती का जो लालू प्रसाद की बेटी थी कि इनका जो है वो कैश फॉर जॉब वाले पैसे से जो है इनका फार्म हाउस खरीदा गया है, उसको इन्होंने सील किया था। उसको भी जो है पीएमएलए ने जो ट्रिब्यूनल है उसने उनको जो है उसको रिलीज कर दिया कि इन्होंने कट पेस्ट का जो है चार्जशीट दाखिल किया। कोई ऐसा प्रमाण नहीं है जिसके आधार पर ये कहा जाए कि जो है उस पैसे का है, ये कहीं से कोई लिंक नहीं है। तो इस तरह बहुत सी चीजों को इन्होंने जो है वो कर्टेल कर दिया। जैसे कि आपका यही मामला है कि आप जब वो पीएमएलए के तहत हो, उससे पैसा अवैध कमाया गया हो। अब आप बताइए, कोई भी प्रॉपर्टी जो आप खरीदते हैं, तो आप जब खरीदने जाते हैं तो उस समय कोई आपके ऊपर प्रतिबंध नहीं है। आप खरीद रहे हैं, खरीदने के बाद बेच देते हैं, आपको फायदा हो रहा है, तो इसमें ईडी कहां से आ गई? तो सबसे पहले प्रमाणित कीजिए कि हमने जो है जोर जबरदस्ती
चोर कटाई से कोई चीज खरीदी है, और उसके बाद जब हम बेच रहे हैं तो हमने इसीलिए इसी प्रॉफिट के उद्देश्य से खरीदी थी। तो खरीदी थी तो भी रजिस्ट्री हुई थी, खरीदी थी तो जो हमने पैसा दिया था उसका जो है बकायदे हम जो है वो नंबर एक का पैसा था, रजिस्ट्री में रजिस्ट्री का पैसा दिया गया था, जो इनकम टैक्स या उसका इन्वॉल्वमेंट था टैक्स का वो पैसा दिया गया था। और फिर आज अगर हमको उस पैसे का अच्छा दाम मिल रहा है तो हम उसको बेच दें। अब बात फिर वही आ गई कि कोई जगह मान लीजिए कि वहां हाईवे निकलने वाला है, नोटिफिकेशन हुआ, उसके आधार पर लोगों ने जो है आसपास की जमीनें जो है खरीद ली, अब आसपास की जमीनें खरीद ली और जब हाईवे बन गया तो उसको जो है ज्यादा दाम में बेच दी। तो इसमें ईडी का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है कि आपको मालूम हो गया था कि वहां की, अरे भाई सरकार का निर्णय था, कैसे मालूम हो गया था? कैसे आप कह रहे हैं कि मालूम हो गया था? और उस समय धुआंधार वहां की जमीनें बिकी, लोगों ने खरीदी और लोग उसको जो है प्रॉफिट करके बेच रहे हैं, और प्रॉफिट जो है, जो प्रॉफिट कर रहे हैं उसका जो है वो बकायदे जो है बकायदे टैक्स भी दे रहे हैं। इसके बाद भी ईडी पहुंच गई आपको सर बल खड़ा करने के लिए। जैसे रॉबर्ट वाड्रा का ही मामला एक अभी नया नया आया है कि उन्होंने इतने करोड़ की जमीन खरीदी और इतने रुपए में बेची, तो पहले से उनको मालूम था कि ये जमीन अधिग्रहण होगी, यहाँ का दाम बढ़ेगा, तो उन्होंने ले लिया। तो ये तो आरोप जो है आपके जो पुराने चीफ जस्टिस थे आंध्र प्रदेश वाले, उनके ऊपर भी जगन मोहन रेड्डी ने लगाया था कि अमरावती राजधानी बनने वाली थी और वहां जो है उनकी लड़कियों ने जमीन खरीदा और जो है वो क्या कहते हैं उसको जो है ज्यादा दाम में बेचने के लिए, क्योंकि उनको जो है वो उनके द्वारा पता चल गया था कि यहाँ जो है अमरावती राजधानी बनेगी, और उसमें लाभ, हालांकि वो मामला चला नहीं। तो कहने का मतलब ये तो किसी पर आरोप लग सकता है। तो अब ये उन्होंने कहा कि भाई ईडी जो है वो कोई सुपर कॉप है कि जहां देखो वहीं पहुंच जा रही है कोई आपराधिक गतिविधि लागू होनी चाहिए, पीएमएलए की अनुसूची लागू हो, है ना? एक बार जब कोई पूर्व निर्धारित अपराध होता है और ईडी पीएमएलए के तहत जांच शुरू करता है और शिकायत दर्ज करता है तो एक स्वतंत्र अपराध बन जाता है। यदि कोई कार्य किसी विशेष तरीके से किया जाना है तो उस तरीके से किया जाना चाहिए, किसी अन्य तरीके से नहीं। यदि ईडी को किसी गतिविधि के बारे में पता चलने पर ही जांच करने की अनुमति दी जाती है तो ईडी घुमंतु जांच नहीं कर सकती कि घुमंतु जहां मन करे वहीं टांग फंसा दो ले जाके। अदालत ने कहा कि ईडी के अधिकार क्षेत्र को जब्त करने के लिए आवश्यक तत्व एक पूर्वगामी अपराध की उपस्थिति है। यह एक जहाज से जुड़ी लिप्टेन माइन की तरह है, अगर जहाज ही ना हो तो लिप्टेन काम नहीं कर सकता। जहाज ही पूर्वगामी अपराध और अपराध किया है। ईडी कोई घूमता हुआ गोला बारूद या ड्रोन नहीं है जो किसी भी आपराधिक गतिविधि पर अपनी मर्जी से हमला कर दे। उन्होंने कहा कि ईडी जहाज से जुड़ी जो एक लिमिट लिमिट माइन की तरह है, जहां जहाज ही अपराध का विधेय और अपराध किया है। जहाज के बिना लिप्टेन माइन काम नहीं कर सकती। इसलिए जो है ईडी को पीएमएलए की धारा 66(2) के अनुसार जांच के दौरान यदि कानून का उल्लंघन मिलता है तो वह जांच एजेंसी की भूमिका नहीं निभा सकता, उन अपराधों की जांच भी नहीं कर सकता। जांच के दौरान कानून का उल्लंघन, माने कानून का उल्लंघन हो तो जांच आप कर सकते हैं, जांच के दौरान आपको अगर वो पता चला तो आप जांच नहीं कर सकते। तो सवाल इस बात का है कि फिर क्या करेगा ईडी? कानून के अनुसार ईडी को उपयुक्त एजेंसी को सूचित करना होता है जो जांच शुरू करेगी दूसरे अपराध के लिए। यदि जांच के बाद एजेंसी को ईडी द्वारा बताए गए पहलुओं के संबंध में कोई मामला नहीं मिलता है तो ईडी स्वतः संज्ञान लेकर जांच नहीं शुरू कर सकती, नहीं अधिकार प्राप्त कर सकती है। अदालत ने यह टिप्पणी आरकेएम पावरजेन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर एक याचिका पर किया जिसमें ईडी द्वारा उसकी सावधि जमा राशि को जब्त करने और उसे जांच में आगे बढ़ने से रोकने की कार्रवाई को चुनौती दी गई। आरकेएम पावरजेन की स्थापना कोयला चालित बिजली उत्पादन संयंत्र के निर्माण, स्थापना और संचालन के लिए की गई थी। इसे कोयला मंत्रालय द्वारा फतेहपुर ईस्ट कोल ब्लॉक में कोयला ब्लॉक आवंटित किया गया था। हालांकि आवंटन के बाद निरीक्षण में पाया गया कि कोयला ब्लॉक एक आरक्षित वन में आवंटित किया गया था और इस प्रकार कोयला खनन सहित किसी भी गैर वन गतिविधि के लिए अयोग्य था। इस बीच कोयला आवंटन को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई। अदालत ने माना कि आवंटन अवैध था और सीबीआई को प्रत्येक आवंटन की जांच करने और कार्रवाई करने को अदालत ने कहा था। सीबीआई ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(1)(d) के साथ आईपीसी की धारा 420 और 120 के तहत अपराधों के लिए एक प्राथमिकी दर्ज की। ईडी ने भी मामला दर्ज किया और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत अपराधों के संबंध में जांच शुरू की।
हालांकि विशेष अदालत क्लोजर रिपोर्ट से सहमत नहीं हुई, मामले को आगे जांच के लिए सीबीआई को वापस भेज दिया। सीबीआई ने पर्याप्त सबूतों के आधार पर एक पूरक अंतिम रिपोर्ट दायर की। इसके बाद ईडी ने एक और जब्ती आदेश पारित किया, जिसे वर्तमान याचिका में चुनौती दी गई थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने उड़ा दी। जी सर। चलिए, तो बेलगाम ईडी के ऊपर अंकुश तो लगा ही, कम से कम जी इससे तो लगता है कि कभी कभी रूल ऑफ लॉ होता हुआ हाँ, दिखाई ये देता है। लगातार उसको सुप्रीम कोर्ट सेंसर कर रहा सर। और ईडी जी। के मामले में 30 जुलाई को जो है सुनवाई होने वाली है, जो ईडी का मामला अच्छा, लंबित है। हाँ, उस पर जो है 30 जुलाई या 31 जुलाई में, 30-31 में उसकी सुनवाई होने वाली है, चलिए, जो बहुत सुनवाई दिन होगी से तो जो इस है पर तब फिर तक। से चर्चा की जाएगी। हाँ फिर जी। चर्चा की जाएगी। शुक्रिया और सर, ये थैंक यू। लगातार इनको सेंसर कर रही है, जो है क्या कहते हैं, मतलब सुप्रीम कोर्ट। मनमानी पे एक तरह से अंकुश तो लगा ही। जी जी जी। थैंक यू सर। ठीक सर। ठीक सर।